हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी के तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो गूगल के पास भी है, विकिपीडिया के पास भी है, ब्रिटानिया के पास भी है, और पता नहीं कितने, अरे यूट्यूब में ही है। तो यूट्यूब को आईएएस नहीं बनाया जा सकता है और गूगल को आईएएस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आईएएस के लिए कुछ अलग चाहिए। तो आईएएस के लिए एनालिटिकल पावर होना बहुत जरूरी है। किसी चीज़ को विश्लेषण करना, किसी चीज़ को समझना कि उसका सोसाइटी, समाज के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इससे आगे बात करते हैं कि अब एनालिटिकल पार्ट तो समझ गए, किसी क्वेश्चन का आंसर, ये एनालिसिस बोलना क्या चाह रहे हैं, कैसे एनालिसिस करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय आजादी की प्रथम लड़ाई। अब ये क्वेश्चन क्लास 8 में भी पूछता है। बच्चा लोग बताइए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो बच्चा लोग लिखता है 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ओके, करेक्ट, फुल मार्क्स। अब इसी क्वेश्चन को वापस 10th में पूछता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से आप क्या समझते हैं? तो 10th में फिर लिख दिया कि अंग्रेजों के गुलाम थे, सब लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को बाहर भगाने का कोशिश किया और देश ने आज़ादी के लिए प्रथम जो है हथियार उठाया, लड़ाई लड़ी। फुल मार्क्स। अब यही क्वेश्चन वापस 12th में आ गया। बताइए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 12th में लिखे, ईरानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाया, तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार को बचाया, तो तात्या टोपे, और ये सब नाम लेना शुरू कर दिए। थोड़ा डिटेल में बताएं। तो अभी तक क्या चल रहा है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या देखा जाता है कि आपको कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है। ग्रेजुएशन में और पूछा गया इसी क्वेश्चन को, भारत का स्वतंत्रता संग्राम से आप क्या समझते हैं? वहां पे आपने एनालिसिस कर दिया कि चूंकि समाज में बहुत रोष था, समाज में प्रत्येक वर्ग में कष्ट था, समाज के हर लोग त्रस्त थे, इकोनॉमी डाउन हो गया था, तो सामाजिक और आर्थिक जो है गिरावट आ गई थी, समाज में नए नए विचार आ रहे थे, लोगों को जो है संपर्क हो रहा था बाहरी दुनिया से। तो इस तरह से आपने लिख दिया, वहां भी आपको फुल मार्क्स। अब इसी चीज को एमए में पूछ लिया। तो जिस तरह से दुनिया के देशों में अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, वही पद्धति को वो है, उसी फॉर्मूला को, उसी फार्मूला को वो इंडिया में लगाना चाह रहे थे। तो इस कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय और जो है राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भारत में भी एक माहौल बनता गया और जनता में चेतना का विकास हो रहा था। अब आपने इस तरह से कुछ लिख दिया। तो क्लास 8 में क्या लिखे थे? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में हुआ था फर्स्ट। नेट में कुछ इसी तरह से और लिख दिए, पीएचडी में और लिख दिए, एमफिल में और लिख दिए, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्लास 8 में भी पूछा, 10 में भी पूछा, 12 में भी पूछा, ग्रेजुएशन में भी पूछा, एमए में भी पूछा, बट आंसर लिखने का तरीका बदल रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर यूपीएससी में पूछ लेता है, एक ऐसी छोटा एग्जाम्पल बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछ लेता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय काय का स्वतंत्रता आंदोलन, और वही भारत के लिए। ये हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग सोचिएगा कि पागल हो गया हूं मैं पागल हो गया हूं। पागल नहीं हो गया हूं भाई। 1857 में जो इंडिया था, वो इंडिया तो था ही नहीं। आज के डेट में जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर है, उसी तरह से भारत
बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था। सिर्फ एक कॉमन बाउंड्री थी जो हिमालय और नॉर्थ ईस्ट में, वही जो है इस पूरे पार्ट को अलग करती थी। एक खंड बनता था, एक पार्ट बनता था, पर इस पार्ट में अकेले पूरा इंडिया तो नहीं था, बहुत सारे राज्य थे, सब अलग अलग थे। जैसे आज के डेट में रसिया है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, तो उसी तरह से यहाँ इंडिया में भी उस तरह से बहुत सारे राज्य थे। तो भारत का आज़ादी का लड़ाई बात ही समझ में नहीं आया। अरे भैया, झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी और वीर कुंवर सिंह पटना के लिए लड़ रहे थे, बिहार के लिए लड़ रहे थे, ये भारत कहाँ से बीच में आ गया? तो ये भी एक एनालिसिस का तरीका है। आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई नहीं थी ये तो गद्दी वापस लेने की लड़ाई थी। अब जैसे झांसी की रानी का ही बात करते हैं, तो वो जो साम्राज्य था गंगाधर राव, वो भी तो उन्होंने किसी से जीता था ना। और ऐसे अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किसी से जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने जो जीता था, तो वो भी आज़ादी का लड़ाई उनके खिलाफ लड़ सकते थे, और अगर वो जीत जाते तो आज़ादी की लड़ाई में सक्सेस हो जाते। पर चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, अशोक मौर्य जीत गया, इसलिए वो सफल हो गए। तो यहाँ भी तो वही चीज़ चल रहा है, वापस गद्दी चाहिए, वापस अपना राज्य चाहिए। तो आज़ादी का लड़ाई कहाँ से हो गया? स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से आ गया? तो ये भी आप सोच सकते हैं। इसको बाद में जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी शायद लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इतना आधा लिख करके तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग पूरे इंडिया में अपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कि ये फर्स्ट मूवमेंट है, ये फर्स्ट लड़ाई है, तो इसको भी देखना है कि ये कैसे। तो भाई ये ऐसे इसलिए क्योंकि जितने भी रियासतें थी, जितने भी राज्य थे, सब लोगों ने इकट्ठे मिल करके एक साथ एक शत्रु के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो एकता थी। अब इसी का निगेटिव पॉइंट क्या है, उल्टा पॉइंट क्या है कि एकता किधर थी? सब अपना अपना लड़ रहे थे, एक समय में लड़े, एक समय में नहीं लड़े। तो 1857 का 25 तारीख को लड़े नहीं, कोई जनवरी में लड़ा, कोई अप्रैल में लड़ा, कोई कब लड़ा, एक साथ तो एक मैदान में नहीं लड़े। जैसे जैसे अंग्रेजों ने दबाव बनाया, वो डलहौजी भैया का ही सब परिणाम था। तो वैसे वैसे जिनके जिनके ऊपर मुसीबत आते गई वो सब आते गए, और चूंकि कॉमन शत्रु एक ही था, इसलिए ऐसा लगा या ऐसा हुआ कि सब कोई मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस एंगल से भी देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत का था कि नहीं था, स्वतंत्रता आंदोलन था कि नहीं था, फर्स्ट था कि नहीं था, बट इतने व्यापक रूप में कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ तो विद्रोह हुआ नहीं। चाहे वो इस टाइम पीरियड में लगभग अगर साउथ इंडिया और कुछ सिंधिया जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग बहुत सारे जो एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने एक ही समय में अंग्रेजों के खिलाफ में जो है रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। और सबसे बड़ी बात क्या कि इससे जो मोटिवेशन और जो प्रेरणा मिली, वो बाद के समय में भारत को आज़ाद करने में ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया। तो किसी चीज़ का असफलता से सिर्फ नहीं देखना है, उस असफलता के कारण आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे जो आने वाले समय में जो नए लीडर्स बनकर आए, सूर्यनाथ बनर्जी और ये आपके दादा भाई नौरोजी वगैरह, सब यही से पैदा हुए। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद पंत, विद्यासागर, ये सब थे उस समय में जो भी। तो आने वाले समय में जो नेता लोग आए या जो भारत को जो लीड किए, वो यहीं से पनपे, यहीं से उपजे, यहीं से उनका विकास हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब इतना शक्तिशाली साम्राज्य है तो अर्जी और एप्लीकेशन ही दे सकते हैं ना, लड़ाई तो नहीं कर सकते। लड़ाई तो करके देख लिए थे सब कोई मिल करके, तो भैया एप्लीकेशन ही देना पड़ता, अर्जी ही देना पड़ता, अब जी हजूरी करना पड़ता। तो यहाँ से जो है वो एक मूवमेंट बना, एक मोटो बना, एक उद्देश्य बना और एक लक्ष्य जो है धीरे धीरे बढ़ते गए कि भारत की आज़ादी की ओर। उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में तो ये फिर काम की चीज़ है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मगर कहने का मेरा मतलब है कि यूपीएससी में इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना पड़ता है, कभी नकारना पड़ता है, कभी दुलारना पड़ता है, कभी सही बोलना पड़ता है, कभी गलत बोलना पड़ता है। आपको अपने विचार रखने पड़ते हैं, पर विचार जो है आप ऐसे ना रखें कि जो हिंदुस्तान की जो भावना है या भारत की जो भावना है उसके अगेंस्ट में आप कुछ ना लिख दें।
तो वो तो फिर हो जाएगा कि इसको तो बुराई करना ही करता है। तो चीज़ों को एक मापदंड बना करके उस हिसाब से लिखे कि कहने को तो उस समय भारत जैसे कोई राज्य था नहीं। भारत तो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था और आपस में भी कोई यूनिटी नहीं थी, सब आपस में भी लड़ रहे थे। तो भारत का अस्तित्व तो था नहीं। भारत तो बना ही, अंग्रेजों ने जिन भागों को कंट्रोल किया, जिन भागों पे रूल किया, तो वो ब्रिटिश इंडिया बन गया और वहां से भारत शब्द आ गया। अब ये मत जाइएगा कि भारत तो आदिकाल और प्राचीन इतिहास से, तो समझिए इस चीज को। तो इस तरह से प्रश्न को जो है एनालिसिस करना पड़ता है। अब यहाँ पे कक्षा 8 लिख देंगे, 1857 में हुआ था, या कक्षा 12 लिख देंगे, क्लास 12 लिख देंगे कि तात्या टोपे लड़े थे, झांसी की रानी लड़ी थी, तो इससे काम तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एनालिटिकल पावर चाहिए। तो एक ही प्रश्न का आंसर कितने तरीके से हो सकता है, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों कि यूपीएससी में प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, एक आईएएस कैसे आंसर देता है। तो कुछ कुछ प्रश्न जो है बाद में जब हम लोग अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, कोचिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उस पर मैं रखूँगा अपना दृष्टिकोण, अपना व्यू रखूँगा कि कैसे जो आपको आंसर को लिखना है। और फिर से बोलता हूँ, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो लोगों को लगा, तो वो मैं दृष्टिकोण आपको बताऊँगा, मेरे विचार। अब आप जो है मेरे दृष्टिकोण, मेरे विचार को भी ध्यान में रखिएगा। और एक दृष्टिकोण एक विचार से नहीं होता है, एक तब तो वो आप तटस्थ नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आपको 10 विचार जानना है। जैसे कि मान लीजिए कि आर्यों को ही लेकर के डिबेट होता है कि आर्य विदेशी थे कि आर्य देशी थे। तो लोकमान्य तिलक बोले कि वो तो ध्रुवीय क्षेत्र से, पोलर रीजन से आए थे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कैस्पियन सी से आए थे, किसी ने बोला कि मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो सबके विचार सुनना पड़ता है और सबके विचार सुनने के बाद अपना कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि हमको क्या सटीक लगता है। तो ये एक चीज होना चाहिए। तो विचार सबके आप सुनिए और सुनने के बाद चीजों के निष्कर्ष पर पहुंचिए। तो आज तक भी देखिए, जी टीवी भी देखिए और एनडीटीवी भी देखिए, क्योंकि एक ही चीज को एनडीटीवी कुछ और बोल रहा है, आज तक कुछ और बोल रहा है, जी टीवी कुछ और बोल रहा है। तो एक ही चीज के ऊपर में इतिहास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा चीज बोला है। तो उस फैक्ट को समझ करके कि उस वैसा क्यों हुआ, उसके आधार पे आपके स्व विवेचना, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो झलकना चाहिए। और उस पर एक आईएएस का व्यू झलक रहा है कि नहीं, वो जरूरी है। तो दोस्तों आगे भी मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में। यूपीएससी से रिलेटेड, आईएएस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करूँगा। तो देखते रहिए मेरे कोचिंग का ये चैनल, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।